फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो रोजगार विथ अंकित यानी रोजगार कोचिंग सेंटर यानी रोजगार पब्लिकेशन के द्वारा यानी अंकित भाटी सर के द्वारा जो बुक जारी की गई है उसी को लेकर चलते हुए आज का ये जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पहले जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टोटल हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 100 प्रश्न को पूरे कवर कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। 50 क्वेश्चन जो है वो जीके से पूछे जाते हैं आरपीएफ में। धीरे धीरे करके इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग 101 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से देखिए श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य का हासन जिले में स्थित है। यह दो पहाड़ियों चंद्रगिरी तथा विंध्यागिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। एक प्रमुख स्थान है। गमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी स्थान पर व्यतीत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 102 नंबर सवाल। गंधार कला एक बौद्ध कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुषाण वंश के साम्राज्य में। यहाँ से देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का संस्थापक देखिए कुजल कडफिसस को माना जाता है। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 103 नंबर सवाल। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। यहाँ से देखिए कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, नेक्स्ट जो है वो दिया गया है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट इस मंदिर के अग्र भाग का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने कराया था। नेक्स्ट है इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 104 नंबर दिया गया है। तमिलनाडु तथा महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ से इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों के समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 105 नंबर। यहाँ से 105 नंबर सवाल दिया गया है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा ये आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2028 का प्रश्न है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था।
राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। ध्यान दीजिएगा। यहाँ से नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। नेक्स्ट है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 106 नंबर, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 106 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर देखिए इसको दिया गया है, अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म यानी बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न दिया गया है 107 नंबर, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए बाणभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट ने, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। नेक्स्ट देखिए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम तथा रघुवंशम की रचना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, रघुवंशम और कुमार संभवम, जो किसकी रचना है तो कालिदास की है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट देखिए, कालिदास की अन्य रचनाओं में 2 प्रमुख खंड काव्य ऋतु संहारम मेघदूतम और 3 प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम मलिविघ्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक जो थे वो अकबर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 108 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, भरत मुनि ने। यहाँ से देखिए, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया है। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना भी था वो प्राचीन भारत से संबंधित हम लोग प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ से देखिए, मध्यकालीन भारत अब स्टार्ट हो जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो यहाँ से इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है प्रश्न। इसका हम लोग देखिए व्याख्या, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। उसने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया। यह भारत का सबसे पुरानी मस्जिद है और यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल जो था 1290 से 1296 तक खिलजी वंश का संस्थापक था।
गुलाम वंश के अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स को मारकर उसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यहाँ से देखिए अपनी योग्यता के बल इसने सर ए जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में सामना का सूबेदार बना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन से खेल खेलते समय हुई? ये आरपीएफ एसआई 2019 थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते समय हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो, जिसको पोलो बोलते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की दिल्ली सल्तनत में एक सब सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान को उस शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन इधर दिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासक के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। यहाँ से देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसले या परियोजनाएं निम्न है। देखिए पांचों दिए गए हैं। तो दोआब में राजस्व विधि 1326 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी 1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में। खुरासान अभियान 1329 ईस्वी में और कराचील अभियान 1337 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उसके ये सभी फैसले असफल रहे और जब 1351 में उसकी मृत्यु हुई तो इस पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है 5 नंबर, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, सैन्य विभाग को कहा जाता है। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता है। यहाँ से देखिए इस विभाग को आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया था। नेक्स्ट है इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट देखिए इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? यहाँ से ऑप्शन, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव द्वारा। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव सिखों के चौथे गुरु, ध्यान दीजिएगा, चौथे गुरु श्री रामदास जी ने वर्ष 1577 में रखी थी और सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने 15 दिसंबर 1588 को ईस्वी को स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण किया गया था। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद 1809 ईस्वी में इसे संगमरमर और तांबे से बनवाया और वर्ष 1830 में इसके गर्भगृह को सोने की पत्ती से मढ़वाया, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर। यहाँ से हम लोग 7 नंबर सवाल कवर कर लेते हैं। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, गुरुमुखी लिपि में। ये सभी को पता होना चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं में मुंह से निकलती हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकलती हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकली वाणी। नेक्स्ट है, इस लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला में प्रायः संयुक्त अक्षर नहीं होते, लेकिन इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियाँ होती है। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषाओं में बांटा गया है, माझी, मलवई, दुआबे और पुआधी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हुमायूं हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल का ही प्रश्न है। तो मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने वर्ष 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह नगर की स्थापना पर ही शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया, जिसे पुराना किला कहा जाता है और जो अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर सवाल, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। यहाँ से ऑप्शन दिए, मनसबदारी व्यवस्था जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अकबर ने लागू की थी। सभी को पता होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का ही प्रश्न है, बिल्कुल इसी से प्रश्न आएंगे, इसी बुक से, तो बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ है सोना में पद या रैंक। ध्यान दीजिएगा, मनसब का अर्थ है सोना में पद या सेना है। मनसब का अर्थ है सेना में पद या रैंक। यहाँ से देखिए, मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन व भत्ते निर्धारित होते थे। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्रायः मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर की जाती थी। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1575 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, में सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से 10 नंबर प्रश्न दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कश्मीर साम्राज्य का। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। यहाँ से देखिए, जैन उल आबदीन 1440 से 1470 ईस्वी कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट है, उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, जैन उल आबदीन ने जजिया कर हटाया और अपने राज्य में गाय का वध निषिद्ध कर दिया। नेक्स्ट है, जैन उल आबदीन कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, स्लोप वाल या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, तुगलक के। ये आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। तो स्लोप वाल
या बेटर दीवारें तुगलक वंश के शासन की प्रमुख विशेषता है। तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब या सरदल एवं धरन के सिद्धांतों का समन्वय था। नेक्स्ट है तुगलक काल की प्रमुख इमारतें में 1 नंबर है बेगमपुरी मस्जिद। नेक्स्ट है आदिलाबाद का किला, 12 खंबा, काली मस्जिद, कोटला फिरोज शाह, कुसुक ए शिकारी, खिड़की मस्जिद। और देखिए सतपुतला, तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर प्रश्न, पादशाहनामा नामक पुस्तक के बारे में लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शाहजहां के द्वारा लिखी गई थी। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादशाहनामा पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल के एक शिष्य थे। अकबरनामा और पादशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट है पादशाहनामा में शाहजहां के शासन के दौरान के जीवन और उस समय की गतिविधियों का वर्णन है। नेक्स्ट है 13 नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए ए ऑप्शन, इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हराया था। नेक्स्ट है 14 नंबर, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शेर शाह सूरी के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। इधर देखिए एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह का दूसरा नाम जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फरीद खां था। नेक्स्ट देखिए, वह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था, जिस कारण इस विशाल रोड का निर्माण कराया गया था। यह गंगा किनारे बसे नगरों को जोड़ती है। उसने इस रोड के किनारे प्रत्येक कोस पर कोस मीनारें बनवाई। नेक्स्ट देखिए, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए कालीकट में उतरा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है 2019 का। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट यानी कपड़ू गांव पहुंचा था। भारत पहुंचने पर कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसके साथ व्यापार करने की संधि हुई। नेक्स्ट दिया गया है 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोची के राजा के व्यापार करने का समझौता किया। नेक्स्ट है वर्ष 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा और यहीं उसकी 24 दिसंबर 1524 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पहले उसे कोची में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1538 में उसकी पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस ले जाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ से देखिए, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जहांगीर के शासनकाल के दौरान। ये आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्रतिक्रियावादी
प्रकृतिवादी और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को पसंद करता था। इसके युग में सबसे अनोखी प्रवृत्ति चित्रों के चारों ओर सजे हुए हाशिए का उपयोग है, जो कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होती थी। जहांगीर ने पोर्ट्रेट चित्रकला के रूप में प्रकृति पर जोर दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से 17 नंबर सवाल, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राणा कुंभा ने करवाई थी। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ दिया गया है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने कराई। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के उपरांत कराई।